नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम रीतिकाल के प्रथम कवि आचार्य केशव के ऊपर चर्चा करेंगे और हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत उनके चयनित जो अंश है उन्हीं पर हम विशद व्याख्या भी प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि हमारे पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आपने अपनी कक्षा बीए भाग प्रथम के अंतर्गत जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था तो ये आपने अवश्य पढ़ा था कि रीतिकाल के जो कवि हुए हैं उन्हें हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। और रीति के पीछे भी हमने ये बात बताई थी कि संस्कृत से चली आ रही जो परिपाटी है आचार्य बनने की, उन्हीं आचार्यत्व बनने की परिपाटी को हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के कवियों ने बखूबी निभाया। जो लक्षण ग्रंथ दिए थे या उनमें जो उदाहरण पे दिए गए वो सारे उनके अपने स्वयं के थे और वो हिंदी में थे। इसीलिए हिंदी में अगर जिन कवियों को आचार्य कहा गया, सर्वप्रथम वो रीतिकाल के कवि ही ठहराए जाते हैं। और जिन्होंने रीति निरूपण नहीं किया या काव्यांग का विवेचन नहीं किया, उन्हें हम रीति मुक्त कवि की श्रेणी में रखते हैं। और रीति सिद्ध कि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की तो रचना नहीं की, किंतु उनके काव्य में अनायासी लक्षण ग्रंथ आ गए, उदाहरण भी वैसे ही आ गए, या उनके मानस में कहीं न कहीं वो लक्षण ग्रंथ रहे हैं, तो ऐसे कवियों को हमने रीति सिद्ध कवि की श्रेणी में रखा है, जिसमें एकमात्र कवि बिहारी ठहरते हैं। तो आइए हम अपनी पाठ्य पुस्तक का जो प्रथम कवि है आचार्य केशव, उनके ऊपर बातचीत करते हैं। आचार्य केशव की जो पुस्तक है या उनके जो ग्रंथ है, उसमें जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो रामचंद्रिका है। और हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत भी रामचंद्रिका को ही रखा गया है, उनके चयनित अंशों को ही लिया गया है। रीतिकाल के प्रमुख सृजनधर्मी कलाकारों में आचार्य कवि केशव का अपना अलग स्थान है। उन्होंने एक और रामचंद्रिका जैसी प्रबंधात्मक काव्य कृति की रचना करके अपनी कवि प्रतिभा का परिचय दिया। वहीं दूसरी ओर कवि प्रिया, रसिक प्रिया जैसे उत्कृष्ट ग्रंथों का प्रणयन कर साहित्य शास्त्र के आचार्य पद को अलंकृत किया है। संस्कृत के भामह, दंडे, उद्भट आदि अलंकारवादी आचार्य परंपरा से केशव अधिक प्रभावित रहे। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और उनके घर की सारी जो सुविधाएं थी, या हम कह दें कि पठन पाठन का जो काम था वो संस्कृत में ही होता था, संस्कृत बोली जाती थी। संस्कृत का पूर्ण अध्ययन करने से महाकवि बाण और श्रीहर्ष की समाज प्रधान शैली की ओर उनका आकर्षण स्वभावतः रहा। इधर उन्हें प्रारंभ से राज दरबारों की चकाचौंध देखने का अवसर भी मिला था। इस कारण उनकी रुचि अलंकार और वक्रोक्ति में अधिक रमने लगी। इस प्रकार पंडित परंपरा एवं सामयिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ने से वे रस, रीति, छंद, अलंकार आदि की व्याख्या करने में अग्रसर हो गए और कवि के साथ साथ आचार्य परंपरा का निर्वाह करने लगे। अब ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिसमें उन्हें आचार्यत्व का पद दिया गया या आचार्यत्व का उन्हें उपाधि दी गई? केशव की 3 रचनाएं ऐसी है जिनमें उनका आचार्यत्व सिद्ध होता है, और वे हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल। इनमें रसिक प्रिया में केशव ने 9 रसों का विवेचन करके श्रृंगार रस का सांगोपांग विवेचन भी प्रस्तुत किया है तथा श्रृंगार की विभिन्न प्रवृत्तियों, नायिकाओं की चेष्टा, वियोग दशाओं और रस दोषों का निरूपण भी किया है। साथ ही इसमें नायक नायिका के भेदोपभेदों का भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। कवि प्रिया में काव्य दोषों की चर्चा, रीति और कवि प्रसिद्धियों का वर्णन, अलंकारों का रस मधुर विवेचन विस्तार से किया गया है। यह कला पक्ष का श्रेष्ठ प्रबंध है, जबकि रसिक प्रिया भाव पक्ष से संबंधित है। छंदमाला में शताधिक छंदों के लक्षण उदाहरण समाविष्ट हैं और कवियों को शास्त्रीय निर्देश दिए गए हैं। इनमें लक्षण के साथ साथ उदाहरण विभिन्न छंदों में दिए गए हैं। यह छंद शास्त्र का उत्तम लक्षण ग्रंथ माना जाता है। इस तरह उपयुक्त रचनाओं में केशव द्वारा काव्य शास्त्रीय लक्षणों की विवेचना करने से उनका आचार्यत्व रूप अधिक व्यक्त हुआ है। इन रचनाओं में एक और उन्होंने रसवादी प्रवृत्ति का परिचय दिया है, तो दूसरी ओर पांडित्य प्रदर्शन तथा अलंकारवादिता का रुझान व्यक्त किया है।
उन्होंने लिखा भी है भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। तो ये भी एक अलंकार के प्रति उनके अलंकार प्रियता की ओर संकेत करता है। रस विवेचन की हम बात करें तो रसिक प्रिया में केशव ने कवियों की 3 श्रेणियां निर्धारित की है और श्रृंगार रस अपनाने वालों को उत्तम कवि कहा है। जैसा उन्होंने लिखा है रसिक प्रिया में, उत्तम मध्यम अधम कवि, उत्तम हरिरस लीन, मध्यम मानत मानुषनी, दोषनी अधम प्रवीण। इसमें हरिरस से आचार्य केशव का आशय उद्दीप्त श्रृंगार रस से रहा है। इस प्रसंग में उन्होंने सभी रसों के विभिन्न अंगों और भेदों का विवेचन भी किया है। आगे हम बात करते हैं उनके नायक नायिका भेद निरूपण की, क्योंकि आज हम केशव के ऊपर चर्चा करेंगे कि केशव का अपना पसंदीदा क्षेत्र कौन सा रहा है। उसके बाद ही हम रामचंद्रिका पर जाएंगे, उनके पदों पर जाएंगे। नायक नायिका भेद निरूपण जिस पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। रसिक प्रिया में केशव ने रस विवेचन के साथ नायक नायिका के भेदों का निरूपण किया है। इस विवेचन में उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा का अनुसरण किया है। उन्होंने नायक के 4 भेद माने हैं, अनुकूल, दक्षिण, षट और दृष्ट। नायक में 8 गुणों का प्रतिपादन भी किया है। अभिमानी, त्यागी, तरुण, कोक, कलानी, प्रवीण, भव्य, छत्री, सुंदर, धनी, रुचि, सूचि, सदा कुलीन। अगला हम उनके काव्य की विशेषता या उनकी लेखनी की विशेषता के रूप में अलंकार विवेचन लेते हैं। कवि प्रिया में केशव ने काव्यगत दोषों, कवि प्रसिद्धियों, रीतियों और चित्र काव्य के भेदों का निरूपण किया है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि उनका जो प्रसिद्ध पद है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। छंद निरूपण, केशव छंदमाल के मर्मज्ञ थे। उन्होंने छंदमाला में अनेक छंदों का साधारण विवेचन किया है, छंदों के लक्षण दोहों में प्रस्तुत किए हैं और उदाहरण छंदानुसार दिए हैं। 32 अक्षरों वाले अनंग शिखर नामक छंद तक कुल 76 छंदों का विवेचन किया है। उन्होंने वार्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों का विवेचन भी प्रस्तुत किया है। काव्य सिद्धांत, कवि प्रिया में केशव का आचार्यत्व अभिव्यक्त हुआ है और इसमें उन्होंने काव्य रचना के लिए कवि शिक्षा के रूप में अनेक निर्देश दिए हैं और कवि के सामने उपस्थित होने वाली बाधाओं की ओर भी संकेत किया है। केशव संस्कृत साहित्य की आचार्य परंपरा से प्रभावित रहे और इस कारण उन्होंने अनेक स्थलों पर शब्दों की वाचकता एवं व्यंजकता के लिए भी निर्देश दिए हैं। निर्देश के रूप में उनका ये प्रसिद्ध पद है, चरण धरत चिंता करत, नींद न भावत सोर, सुबरन को शोधत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। काव्य सिद्धांतों की चर्चा में केशव ने रस, रीति, छंद, अलंकार एवं नायक नायिका भेद का अधिक बल दिया है और उनकी विस्तार से चर्चा भी की है। इस आधार पर उनका आचार्यत्व रूप अधिक परिपुष्ट हुआ है। धन्यवाद विद्यार्थियों।